ऐसा कहते हैं कि आप डरते नहीं हैं, तो क्या बाकी पत्रकार डरते हैं? देखिए, सिस्टम तो समझना होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री बेबाक होकर झूठ बोल रहे हों और नफ़रत फैलाने वाली बात कह रहे हों, है ना, कि किसी को कपड़े से पहचानिए, शाहीन बाग कोई प्रोजेक्ट है, भाई किसी कम्युनिटी की औरतें बैठी हैं तो क्या वो गद्दार हो गई? नहीं ना। इस देश में बहुत सारी औरतों के प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, तो एक दिन क्या आप उनको भी गद्दार कह देंगे? तो जब प्रधानमंत्री हमारे इस तरह से बेबाक होकर झूठ बोलते हैं, रामलीला मैदान में कह दिया कि डिटेंशन सेंटर नहीं है, इस तरह से नफ़रत फैलाने वाली बातें करते हैं, और उनके जितने भी मंत्री हैं और सांसद वगैरह हैं, तो किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। हमारा काम है फैक्ट चेकिंग करना, हमारा काम है कि जो गलत बोल रहे हैं उसको पुराने वो भी वो ना करते हों, पर मेरा जो काम है मैं तो अपने लिए ज़िम्मेदार हूँ। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले या मेरे समाज के, मेरे गांव वाले क्या करते हैं, मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। मैं अपने अंतरात्मा से यही कहता हूँ कि क्या इस मुल्क के प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलना चाहिए? मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए। तो ये नहीं बोलना चाहिए, कौन बोलेगा? मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। तो जब मैं बोल देता हूँ तो उसका जवाब नहीं होता है, उसका जवाब नहीं होता है कि मैंने गलत बोला या नहीं बोला। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि CAA जो आया है वो गांधी जी चाहते थे। गांधी जी नहीं चाहते थे CAA। गांधी जी कब चाहते थे? आप वो एक कानून को गांधी जी के नाम पे कह रहे हो कि गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान से हिंदू और सिख आएंगे तो हम उनको नागरिकता देंगे। कांग्रेस की सरकार में तो CAA की बात मुझे उसकी बात नहीं है। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुझे उससे बात है। और जब गांधी जी ने वो बोला था कि नहीं बोला था? गांधी जी ने वो नहीं बोला था। गांधी जी ने ये कहा था कि जो भी वहाँ से आएगा, हमारा देश इतना उदार होना चाहिए कि हम सबको अपने यहाँ घर में बसा सकते हैं। और गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी मुसलमान की भी बात की थी। पता है वो कौन था राष्ट्रवादी मुसलमान? जो जिन्ना के इस तरह के इस्लामिक राजनीति के खिलाफ लड़ने वाला था, जो वहाँ रह गया। किसी को उस वक्त पता नहीं था कि ये देश हमेशा के लिए बट रहा है, तो जो जहाँ था वहाँ रह भी गया। कुछ लोगों ने घर भी बदले, कुछ बीच में मारे भी गए। तो ये सारी चीज़, ये बात उन्होंने बताई, वो नहीं बताई उन्होंने। तो इस तरह से एक झूठ की राजनीति, और उसमें जो सिल्वर कोटिंग है वो नफ़रत की है। तो हम पत्रकारों का काम क्या है? क्या समाज में हेट्रेड को प्रोपेगेट करना हमारा काम है? जो बाकी चैनल कर रहे हैं, तो बाकी सारे कर रहे हैं, तो इसलिए वो सत्य थोड़ी हो जाता है। तब तो फिर हर बहुमत को सत्य मान लिया जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता है। बाकी सब चैनल और बाकी सब पत्रकार कहीं ना कहीं आपको एक अलग लिस्ट में रख के सब एक लिस्ट में चले जाते हैं। उनको मैं अलग लिस्ट में रखता हूँ, वो उसकी मैं चिंता नहीं करता। वो बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं। 6 साल से मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए गए बदनाम करने के लिए, इन सब करने के लिए। लेकिन जो बात मैंने कही उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। जब मैंने गांधी को उनके प्रार्थना प्रवचन के कोट से निकाल के कोट कर दिया तो किसी ने जवाब नहीं दिया कि आपने गलत कहा है। तो जवाब देना चाहिए था ना। तो आप जवाब नहीं देते हैं, तो आप उसको फिर कैरिकेचर करते हैं कि ये हैं वो हैं। जिस तरह से शाहीन बाग की औरतें एंटी नेशनल हैं, सिर्फ वही थोड़ी एंटी नेशनल हैं। जो कोई भी इनके झूठ को पकड़ लाता है उसको ये गद्दार कह देते हैं। तो गद्दार हो गए। देश में सबसे बड़ा देशभक्त यही लोग हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर? तो बाकी जिन लोगों ने कि एक दिन क्या आप ये भी करेंगे कि जो इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, जो 70% लोग हैं, क्या उनको भी आप गद्दार घोषित कर देंगे? जो 60% लोग हैं, नहीं। तो सरकार आज की तारीख में, मतलब अगर मोदी जी जो हैं उनको अगर प्रधानमंत्री का चेहरा वो नहीं है, तो कौन सा ऐसा? ये मेरा समस्या नहीं है। अभी जो चेहरा है वो झूठ बोलते हैं, मेरी समस्या वो है। तो कहीं तो एक है ना? नहीं, ये गलत बात है। अभी मेरा कहना है कि अभी जो सामने है, कल इनकी जगह जो होगा उनसे भी यही सवाल किया जाएगा कि वो सही बोल रहे हैं। चेहरा बताना ये मेरा काम नहीं है। और इसके नाम पे आप सिर्फ नफरत ही क्यों फैला रहे हैं? आप झूठ ही क्यों बोल रहे हैं? कुछ अच्छे काम भी कीजिए, है ना? अच्छे कामों में उन्होंने विदेशी दौरे जो किए हैं उससे की बहुत अच्छी। कौन सा आप बताइए, बताइए कि किस मीडिया में आपने उनके विदेश यात्राओं के बारे में देखी? आज मलेशिया ने क्या कहा? मलेशिया ने इनके CAA की निंदा की है। आज अमेरिका में देख लीजिए, जिनेवा में देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन में प्रस्ताव रखे गए हैं, वहाँ पे बहस हो रही है। तो कौन से इनकी विदेश नीति की समझ क्या बनाई गई? आपको पता है, जहाँ जाते हैं वहाँ करोड़ों रुपया खर्च करके, जिसका भी खर्च होता हो, एक स्टेडियम में भारतीयों को बुलाए जाते हैं, तो वो स्पॉन्सर है ना? मतलब वो स्पॉन्सर्ड नहीं तो और क्या? इसमें पूछने वाली क्या बात है? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो आप जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आ रहे हो न्यूजीलैंड और अब बुलाया जाए तो हम भी जाएंगे स्टेडियम में। तो वो जो कार्यक्रम होता है वो विदेश नीति की सफलता थोड़ी है, वो तो अपने भारतीय लोगों से संवाद की सफलता है। उसमें विदेश नीति का आप अखबार देख लीजिए उनके दौरे के बारे में कि जब वो लौट कर आते हैं तो यही छपता है। बाकी विदेश नीतियों में क्या हासिल हुआ, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होता होगा। अब इतनी बड़ी सरकार है तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होगा। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट है इसको तो समझना पड़ेगा ना
कि आप स्टेडियम में बुलाए हैं, कहीं पर लोगों को ले आके समारोह कर रहे हैं, तो आप अपने भारतीयों को बुला के कर रहे हैं ना। तो उसमें उसको हम विदेश नीति की सफलता क्यों मान लें कि कहीं भी जाके आप रैली कर रहे हैं, वो विदेश नीति की सफलता तो है नहीं। तो ये भी तो हो सकता है आप अमेरिका गए हैं और इनकी यात्राओं के समय का अमेरिकी अखबार उठा के देख लीजिए, कोई चर्चा के लायक नहीं समझता, क्योंकि उसमें फॉरेन डिप्लोमेसी का कोई एक्शन होगा तब तो कोई लिखेगा ना। आप आए हैं यहाँ शॉपिंग खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, वहाँ लोगों के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या तो इतने करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लोग बुला लिए जाएं तो मोदी मोदी तो पूरा टीवी करता रहता है 24 घंटा, पर वो विदेश नीति की सफलता कैसे है? वो तो अपने भारतीय लोग हैं, हम अपने प्रधानमंत्री को देखने जाएं, हम भी जाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ मैं भी जाऊंगा देखने के लिए। वो विदेश नीति की सफलता नहीं है ना। तो हम उनकी यात्राओं के जो तड़क भड़क हैं उनको छोड़िए, आप विदेश नीति पे बात कीजिए। तो कहाँ बात होती है? आप किसी भी हिंदी अखबार को उठा के देख लीजिए, तो कहीं आलोचना नहीं है, कहीं भी इस तरह से कोई समीक्षा नहीं है, सिर्फ तारीफ 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 चलता रहता है। और जब मूल सवाल पर आ जाते हैं, जब चलो भाई इकोनॉमी का पूछना लेते हैं, तो आप वही एक सवाल है, मैं नहीं तो कौन? भाई आप ही हैं, अभी कौन का सवाल नहीं है। 2014 से आप ही हैं, 24 तक आप ही रहेंगे। तो इस सवाल से हम आपको नहीं जज करेंगे कि आप नहीं तो कौन। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि आप हैं तो क्या कर रहे हैं। आप 2016-14 से लेकर आज तक आपने एक इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई, ठीक, और बजट में पढ़ रही हैं, पिछले साल के बजट में भी पढ़ रही हैं 2019-20 के बजट में कि हम 1 साल के भीतर नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे, और इस साल के बजट में भी पढ़ रही हैं कि आप जल्दी लेकर आएंगी। तो 1 साल तो गुजर गया, और जब आप कह रही कि नई शिक्षा नीति लेकर आएंगी, तो उसके पहले आप शिक्षा को लेकर ऑनलाइन कोर्सेज बनाएंगे, मेडिकल बनाएंगे, इसके अनाउंसमेंट आप कैसे कर सकती हैं? दोनों बात कीजिए ना। तो क्या आप उस शिक्षा नीति की घोषणा आप कर रही हैं, या जो लेकर आने वाली हैं उसकी सिर्फ सूचना दे रही हैं? बोलते हैं ना अमित शाह की पूरी जो जिस तरह का स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, कहाँ चल रहा है? वो तो जिस तरह से उन्होंने अमित शाह कब बोलने लगे इकोनॉमी पे? उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि जिस तरह का स्लो डाउन पूरे दुनिया में चल रहा है, उसका असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर वो तो इंडिया, आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन की चीफ ने क्या बोला, चीफ इकोनॉमिस्ट ने, कि भारत के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। तो आप इस सवाल का जवाब नहीं देते। लेकिन जब इसी IMF की चीफ ने कहा था 4 साल पहले 2016 में कि भारत के कारण चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो आप बजट के भाषण में उसको शामिल करते हैं। जब बता दिया जाता है कि आपके कारण चीज़ें धीमी हो रही हैं, तो आप उसको हटा देते हैं, तो जो आपको ठीक नहीं लगता है। लेकिन मनमोहन सरकार में भी रिसेशन की दौर आया, वो 2014 से पहले की बात है। 14 से पहले, हाँ, उसका हिसाब 2014 के इलेक्शन में हो चुका है, और इनका हिसाब, ठीक है। तो इनका हिसाब नहीं, ये तो किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। आप इनसे सवाल पूछिए तो अक्षय कुमार से इंटरव्यू कराते हैं। आपसे कराना चाहिए। हाँ, मुझसे क्यों कराना चाहिए? तो 6 साल हो गया है ना। आप मत कहिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी। फिर कहेंगे इसको ये IT से लगाओ और इसको बदनाम करो और हमला करो। एक अकेली जान के पीछे 100 लोगों को लगा देते हैं गाली देने के लिए। सोचा होगा ना कि कुछ सवाल तो होंगे ऐसे जो उनसे नहीं, तो वो मैं क्वेश्चन क्यों आउट करूंगा? मैं उनके एजुकेशन सिस्टम का विद्यार्थी नहीं हूँ कि ना डिग्री का पता है ना कुछ का पता है, तो मैं क्वेश्चन पहले से क्यों बताऊंगा? क्या तो आप लगभग जिस तरह सवाल पूछते रहते हैं और उनके ऊपर ये आपको कैसे पता कि मैं जो सवाल पूछता रहता हूँ वो इंटरव्यू में वही पूछने जाऊंगा? अच्छा, मतलब नए सवाल होंगे उसमें। तो इसलिए आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। किसी भी उनके इंटरव्यू को आप बताइए कि जो पत्रकारिता के स्तर पर उसको मान्यता दी जाती हो। मैंने नहीं किया, वो अलग बात है, किसी ने भी किया हो। सोते कब हैं, खाते कब हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, यही देश को जानने की जरूरत है कि कब सोते हैं कब खाते हैं। लेकिन हाँ? जिस तरह से पत्रकार इस वक्त मीडिया की दिशा और दशा इस तरह के सवालों और इन सब चीज़ों से तय कर रहे हैं, तो वो तो खराब है ना। तो जनता अब समझ गई है। अभी आपके आने से पहले स्कूटर रोककर किसी सरदार जी ने कहा कि हम तो इस मीडिया से बहुत तंग आ गए। ये कौन सा मीडिया जो हमारी बात नहीं करता और दिन दिन भर वो रैलियां दिखाता रहता है? तो ये मीडिया को आप पत्रकारिता के फ्रेमवर्क में रख के मत डालिए। वो लोग जर्नलिज्म कर नहीं रहे हैं, वो जर्नलिज्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं दिखाई देता है तो आप मत देखिए, ठीक है। आपके पुराने वो मेरे सहयोगियों मेरे घर के हो तब भी मैं कह रहा हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो एंकरिंग के नाम पर और पत्रकारिता के नाम पे। ये मैं कोई आज नहीं बोल रहा हूँ, 2014 से बोल रहा हूँ कि ये इस तरह की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। और जब भी बोला फैक्ट्स के साथ बोला और दिखा के बोला कि ये देखिए इनकी भाषा देखिए, ये पत्रकारिता की भाषा नहीं होनी चाहिए। तो पूरा पब्लिक ऑर्डर डेमोक्रेसी का जो होता है, आप इस टेलीविज़न के ज़रिए इसको ख़राब किया गया, इसको ध्वस्त किया गया
कि एंकर किसी को ललकार सकता है, किसी को गुंडा बोल सकता है, किसी को क्रिमिनल बोल सकता है, किसी को एंटी नेशनल बोल सकता है, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल सकता है। अब वही जुमला प्रधानमंत्री भी बोलने लगे हैं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग की हैं। कौन इस देश में गैंग चला रहा है? गैंग अगर कहीं चलता है इस देश में तो पावरफुल लोगों का गैंग चलता है। रवि जी, इसी से मुझे एक चीज़ ध्यान में ही आ रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से मैं थोड़ी सी दुविधा में हूँ कि ये जो निष्पक्ष पत्रकारिता की स्टडी हमने इतने साल लगातार की और हम करते आने की कोशिश की, अब एक राइट और लेफ्ट विंग हो गया है। आप मुझे बताइए कि एक आदमी को यहाँ गोली मारी जा रही है तो उसको राइट और लेफ्ट में व्याख्या होगी या गोली मारने को गलत कहा जाएगा? जो निष्पक्षता की बात होती है ना, तो इस ड्रामेबाजी से भी थोड़ी मुक्त होने की जरूरत है। निष्पक्ष नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। किसी को गोली मारी गई है तो आप निंदा गोली मारने वालों की करेंगे कि नहीं करेंगे? जेएनयू में गुंडे घुस गए और उन सवाल को गायब कर दिया गया, उन्होंने लड़कियों को हॉस्टल में मारा, तो वो राइट और लेफ्ट के आड़ में आपने उस सवाल को गायब कर दिया कि यही वो महान दिल्ली पुलिस और यही देश के महान सरदार पटेल वक्त की छाया में रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह 40 दिन में एक एफआईआर तक नहीं कर पाया कि नकाब पहनकर कौन गया था लड़कों को मारने के लिए और लड़कियों को मारने के लिए। तो जो गलत है उसको गलत कहना निष्पक्षता है, गलत को गलत कहना निष्पक्षता है, जो गलत है उसको गलत कहना निष्पक्षता है। लेकिन एक ही खेमे को अगर जब हम ये खेमा नहीं है ना, ये खेमा नहीं है। उन्होंने अपने पत्रकारिता को बीजेपी में विलय कर दिया। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे को पूछते हैं, वो खेमा नहीं है। अब उस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें कि खेमा है यहाँ पे कोई। ये 99% पत्रकारिता उनके झोली में चली गई है। अब ये कोई संतुलन की भी बात नहीं रही। अब वो मीडिया जो है, आपका मीडिया जो है, आप मेरी बात को परख लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज नहीं समझ में आएगा, 10 साल बाद लोग रो रो के समझेंगे कि मीडिया ने जनता को एक तरह से क्रिमिनलाइज किया है, उसको एंटी नेशनल बताना शुरू किया पब्लिक को। तो जनता अपराधी नहीं होती है, सत्ता में बैठे लोग अपराधी होते हैं। साल के अंदर सरकार बदल जाती है, कोई भी बदल जाए, अब नहीं ठीक होने वाला है, क्योंकि जिस तरह का ह्यूमन रिसोर्स पत्रकारिता के सभी कायदे कानून ध्वस्त किए गए हैं, ये कोई जादू की छड़ी से वापस नहीं आएगा। अब जो भी आएगा इसका अब इस्तेमाल करेगा वो, और आप इसकी तुलना 1975 से जाके नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं 2014 के बाद से क्या हुआ है, वो ज़्यादा खतरनाक है। जिस स्केल से हो रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो धोखे में नहीं रहना चाहिए किसी को। ये बात किसी मोदी या किसी अमित शाह या किसी राहुल गांधी के लिए ज़रूरी नहीं है। डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन प्योर हो। अगर इन्फॉर्मेशन प्योर नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन गायब कर दिया गया है, टेलीविज़न के ज़रिए फेक न्यूज़ फैला रहे हैं ये सारे न्यूज़ चैनल वाले, और इनको आप सिर्फ बैलेंसवादियों के नाम पर आप क्या इनको छूट देने वाली हैं कि ये पत्रकार हैं? ये बिल्कुल पत्रकार नहीं है। ये लोग, इनको भी पता है कि पत्रकार नहीं। आप इनकी अंतरात्मा से पूछ के देखिए तो बोलेंगे कि हाँ, हम लोग को पत्रकारिता नहीं करने दिया, क्या करें, अपनी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे वहाँ पर। कोई भी ये सोच के नहीं आता है। किसी सरकार को मिल जाता है थोड़ा बहुत फेवरेबल सिचुएशन, लेकिन इस तरह से नहीं कि सरकार का प्रोपेगेंडा करने लगे न्यूज़ चैनल वाले और जाके सरकार की तरफ से वो अपने जनता को एक तरह से दुश्मन घोषित कर दें। ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन और अगर इस तरह ये अब किसी के भी खिलाफ हो सकता है। इस तरह के सवाल जैसे कुणाल कामरा ने अर्नब को फ्लाइट में बोला और जो तस्वीर सामने आई है उसकी, वो पत्रकारिता के सवाल में नहीं आता है कि उनको ब्लॉक किया गया सारी एयरलाइंस में। लेकिन मुद्दा ये, लेकिन की बात नहीं है। आप कहाँ से शुरू करना चाहती हैं? अर्नब गोस्वामी से शुरू कीजिए। हाँ। कि वो क्या कर रहे थे टेलीविजन चैनल पे, वो पत्रकारिता थी? नहीं, मैं तो खैर कहीं उसके फेवर में नहीं हूं। तो फिर वो पत्रकारिता थी। वो जिस तरह से उनको स्पेस मिला है, जिस तरह से उनको स्पेस मिलता गया, वो पत्रकारिता नहीं थी उनकी। वो पत्रकार नहीं है। वो ऐसे चैनल पे एक पर्दा खोल, मेरे सहयोगी रहे होंगे तो इससे क्या हो गया? तो मैं उनका भागीदार थोड़ी हो गया। कमाल है, आपका सवाल भी गजब का है कि वो मेरे सहयोगी हैं तो मैं उनका भागीदार हो गया। तो जर्नलिस्ट तो सब लोग हैं, तो उससे क्या हो गया? तो सहयोगी हैं, तो इस सवाल का क्या आधार है? मतलब इसका कोई आधार होना चाहिए ना। तो वो तो सबको संबंधी ही है इसमें। सब कोई पहले से कहीं ना कहीं शुरू किया हुआ है, कहीं जाड़ा हुआ है। कौन उसको बोलता है कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं? वो पत्रकार जाकर देखिए कि जिस तरह से लोगों को चलाया गया है, क्रिमिनलाइज किया गया है, लोगों को टेंटेड किया गया है, उन्होंने किया है, वो जर्नलिज्म नहीं। आप उनका कोई वीडियो चला कर देखिए ना, कोई वीडियो तो चला कर देखिए कि वो जब खुद प्रधानमंत्री से इंटरव्यू करने जाते हैं तो वो किस दर्जे पर नीचे बैठकर इंटरव्यू कर रहे हो। तो खुद देखिए, लोगों को दिखाइए जाके, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है। जो अर्नब गोस्वामी ने जनता के बीच में बातचीत का लहजा जो ख़राब किया है, कि कोई भी ख़राब बात जो पहले कही जाती थी कि इसको ज़ोर से नहीं बोलना है और इसे सबके सामने नहीं बोलना है, उन्हीं बातों को उन्होंने स्थापित किया जाके लाके। पूरा पब्लिक ऑर्डर ध्वस्त किया लोगों को। आप उन्हें अपर्णा सेन थे, आप देखिए कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं। वो
हेकलिंग जिसको कहते हैं ना, किस तरह से वो बात करें, आए दिन वो रोज़ किसी ना किसी के साथ हेकलिंग करते हैं। और हेकलिंग तो हम लोग के साथ हो रही थी, तो कभी मिला पुलिस का प्रोटेक्शन? जाते रहे, केस करते रहे, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब कि इस हेकलिंग के कल्चर को सिस्टम ने सपोर्ट किया था। रोज़ इस तरह से जान मारने की धमकियां दी जाती थी। वो तो सत्ता के पाले में बैठ के मजा ले रहे थे ना। सत्ता के जो फेवरेबल लोग हैं वो अर्नब को पसंद करते हैं। वो करें, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो जनता से बात कर रहा हूँ कि वो जर्नलिज्म नहीं है। और आपको भी बता रहा हूँ या सबको बता रहा हूँ जो जर्नलिज्म को समझने वाले लोग हैं कि खुद चलाकर खुद फैसला करें कि वो जर्नलिज्म नहीं है। उनको किसी पार्टी को पसंद करना है, ये उनका हक बनता है। वो सीधा उस पार्टी को पसंद करें। उस पार्टी को पसंद करने के लिए, बीजेपी को पसंद करने के लिए या नरेंद्र मोदी को पसंद करने के लिए पत्रकारिता का सत्यानाश होना क्यों ज़रूरी है? और वो रूट लेके आप क्यों पसंद कर रहे हैं? आप डायरेक्ट पसंद कीजिए। और जनता ने डायरेक्ट पसंद किया है, तो जनता जब डायरेक्ट पसंद किया तो ये बीच में कौन है? जनता और नेता के बीच में दलाली खाने वाले लोग कौन है? ये मीडिया क्यों दलाली खाएगा? तो उसको नहीं करना चाहिए ना। इसका काम था इंफॉर्मेशन देना और सोसाइटी में जो अच्छा चीज़ है उसको बड़ा करना। लेकिन आप सरकार के समर्थन में, आपको पता है कि आपको कोई छू नहीं सकता है, आपको पता है कि सिस्टम का आपके पास प्रोटेक्शन है, तो आप अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। ठीक है, हम लोगों को 10 लोग गाली दे सकता है, सड़क पे चलते कोई मार सकता है, तो आप तुलना नहीं कर सकती ना अब उसका। सरकार का एक पूरी सरकार जो पूरी एजेंसी होती है उसके सामने हम जैसे जो निरीह प्राणी हैं उनकी आप तुलना नहीं कर सकते। और हमारी गलतियों से उनकी जो गलतियां हैं उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं। ये फ़ोटो साफ साफ क्लियर होना चाहिए कि उसकी एक चोट का असर जो है वो कई पीढ़ियों तक और कई लाख लोगों तक जा सकता है। हम तो बोल ही रहे हैं, सिर्फ हम तो बोल ही रहे हैं कि किस संरक्षण की वजह से, संरक्षण की वजह से वो तो पूरा विलय हो चुका है। आप बताइए कि जब रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, कितने अखबारों ने उनके इस झूठ को छापा कि उन्होंने झूठ बोला है? छाप देंगे आज भी। ऐसा हिंदुस्तान में कब हुआ था? मैं तो यहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि आपको इस देश से इतनी दुश्मनी कब हो गई थी कि जब आपने इस देश के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? ये किस दिन का आप गुस्सा हिंदुस्तान से निकाल रहे हैं कि इस तरह का मीडिया आपने चाहा था? तो मैं समझ सकता हूं कि आप एक नेता को पसंद करते हैं उसका एक कारण, पर इस मीडिया को क्यों पसंद करते हैं भाई? मैं तो ये बात बीजेपी के सपोर्टर से पूछता हूं कि आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते होंगे, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आपके पास 1000 कारण होंगे। इस मीडिया का पसंद करने का एक कारण मुझे समझ में नहीं आता। आपने बहुत कहा लोगों को कि टीवी देखना बंद कर दीजिए। बहुत लोगों ने छोड़ दिया टीवी देखना, बहुतों ने छोड़ दिया। टीवी तो मैं भी नहीं देखती हाँ, बहुतों ने छोड़ दिया। अभी भी मैं कहता हूँ, देखिए मैं क्या कहता हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप खुद जाकर चेक कीजिए। भारत के अखबार और भारत का टेलीविज़न चैनल इसके अर्जित किए गए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये अब डेमोक्रेसी के वॉचडॉग नहीं हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। अगर इतनी सी बात अगर हमारे देश की जनता खुद अपने विवेक से नहीं समझ सकती है तो मुझे लगता है कि मैं और 20 बार कहूँगा कि मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये बात सही है और जनता को ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो आप तक सही सूचनाओं को पहुँचने से रोक रहा है अखबार और टीवी। अभी जो तस्वीर है उसमें, क्योंकि हमारे देश में इतनी जातियां हैं, धर्म हैं, सारी चीज़ें, आज से नहीं हमेशा से हैं। पता नहीं मैं इसको सरकास्टिक कह रही हूँ या सीधे तौर पे, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि जाति से ऊपर उठ करके अब सिर्फ धर्म की बात इस देश में हो रही है। दोनों समानांतर चल रही है, ये गलत बात है। हाँ, वो धर्म की बात को, एक तरफा धर्म की बात को स्टेट का सपोर्ट मिल गया है। ठीक है, अच्छी चीज़ें धर्म में वो नहीं कह रहे हैं 5 साल से, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं धर्म में कहने के लिए, पर वो नहीं कह रहे हैं। आप लगा दो हम सब एक हैं पोस्टर तो पुलिस उखाड़ के ले जाती है। मैंने ये बोलना भी अब गुनाह हो गया कि हम सब एक हैं, और ये पोस्टर भी क्रिमिनलाइज हो सकता है। ये तो बचपन से सिखाया गया कि हम सब एक हैं, और ये किसी भी देश में सिखाया जाता है, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर देश में जहाँ भी देश नाम की कोई इकाई है वहाँ सिखाया जाता है कि हम सब एक हैं, जो भी इस मिट्टी में रहता है। तो कोई नई चीज़ नहीं है कि हम सिर्फ अपने भारतीयों को सिखाते हैं, अमेरिका वाले भी अपने अमेरिकन को सिखाते हैं कि हम सब एक हैं और हम सबको एक रहना है। तो वो पोस्टर आप हटा रहे हैं, लेकिन जाति को लेकर भी जो संघर्ष है वो चल ही रहा है। आप देखिए हर जगह, आप देखिए कि किस तरह से जाति को लेकर हत्याएं हो रही हैं, वो तो कहीं प्रोसेस से रुका नहीं है, वो तो नहीं रुका है। लेकिन जिस तरह से एक धर्म को हिंदू और मुसलमान करके, हाँ, अब तो ये पूरा ही कहने लगे कि जो मुसलमान है वो गद्दार है, जो देश का दुश्मन है। बताइए, इस तरह से हो सकता है क्या? उसको प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है क्या?
इस देश में गुर्जरों का आंदोलन चला, जाटों का आंदोलन चला, उनकी भी आलोचना हुई, उनके भी आंदोलन के हिंसक स्वरूप की आलोचना हुई कि इतना वायलेंस क्यों। मैं नहीं कहता कि नहीं हुई, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि जाट और गुर्जर गद्दार हैं। क्या वो गद्दार हैं? अपनी एक इश्यूज को लेकर मांग कर रहे हैं ना, चाहिए उतना वायलेंस। कोई गद्दार कहेगा? मुझे नहीं लगता कि वो गद्दारी कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। अब उनको जिन नेताओं ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको देंगे, अब वो छल हुआ तो उनका गुस्सा निकल रहा था। मैं हमेशा कहूँगा आप गुस्सा मत करो, आपका आंदोलन सही है, आप मांगो जो, क्योंकि वो आपके सामने आए थे, कह के गए थे कि हम आपको आरक्षण देंगे, तो आप उनसे मांगो, दूसरे तरीके से मांगो। लेकिन महीना भर तो गुर्जरों ने भी आंदोलन किया, उनके साथ भी छल होता रहा, कहते रहे देंगे, आपने नहीं दिया, तो आप उनका रेस्टलेस हो गया तो बैठ गए। उसी तरह से जाटों ने किया, उसी तरह से बहुत लोग करता है आंदोलन। मेधा पाटकर के साथ बैठ के बहुत दिनों तक आंदोलन चला, चिपको आंदोलन चला। ये सब क्या गद्दार लोग हैं? तो कोई गद्दार तो नहीं है। तो सिर्फ इसलिए कि शाहीन बाग में आपको कुछ मुस्लिम औरतें दिख गई तो आपको बहुत आसान लगा कि वो गद्दार हैं। उन्होंने कुछ सवाल, और प्रधानमंत्री तो नहीं करेगा ना। हाँ, खाना कहाँ से आता? कमाल है भाई, तो लोग देते हैं, हर आंदोलन में खाना देते हैं उनको। मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री को नहीं मालूम होगा, इस देश में अगर दिल्ली शहर में लोकतंत्र का अगर कोई एक प्रहरी है तो वो गुरुद्वारा रकाबगंज है। कि जो भी देश भर में कहीं भी लोग प्रदर्शन करने आते हैं तो रकाबगंज वाले अपने लंगर से खाना खिलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम होगा, लेकिन देश के हर सिख को मालूम है कि लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों का खाना कहाँ से जाता है, उनके यहाँ से जाता है। आप अभी चले जाइए जंतर मंतर पर 10 दिनों तक धरना बैठकर, अगले दिन से गुरुद्वारा रकाबगंज जो कनॉट प्लेस के पास है, वहाँ से आपके लिए खाना आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इस पर भी सवाल उठेगा, वो कहेगी कि उस पर नॉनवेज बिरयानी नहीं आती है रकाबगंज से, तो कोई खाना थोड़ी मना कर देता है भाई। प्यार से खाना खिलाते हैं, अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाते हैं। और बिरयानी कब से खराब हो गई? सारे लोग तो तरसते हैं जो मांसाहारी हैं बिरयानी खाने के लिए, होटलों में जा के खाना खा। यही तो बात है कि आपको अगर देश का इतने बड़े बड़े नेता आपके खाने को इस तरह से क्रिमिनलाइज कर दें, उसको एंटी नेशनल बनाने लगे, तो अब आप समझ नहीं रहे हैं कि ये बंटवारा कहाँ पर जाकर रुकेगा। इससे समाज में शांति कैसे हो सकती है? शांति तो एक ही चीज़ से हो सकती है ना, कि जहाँ सब कोई सब चीज़ का स्वीकार करता चला। हमको और भी तो काम करना है ना जीवन में। प्रोग्राम देखा, उसमें आपने कहा कि अब दिल्ली में आपके घर के साथ में कोई बंदूक लेकर रह रहा हो, तो कभी तो गोलियां नहीं चली थी। तो ये काफी प्रोवोकिंग लाइंस नहीं क्यों प्रोवोकिंग लाइंस है? वो कह रहा है गोली मारो, मैं कह रहा हूँ कि तो अब हकीकत है कि बगल में रहने लगा है कोई गोली लेके। मैं तो जो सिचुएशन है उसको स्टेट कर रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि गोली मारो, मंत्री की बात कर रहे हैं ना, मंत्री का सवाल पूछिए। यही पत्रकारिता ने चीजें बदल दी हैं। यही बात है कि पत्रकारिता को इसी तरह से सरकार ने बदला है कि हम पब्लिक में क्या सोचती है, पब्लिक के उसके हिसाब। ये हमारा काम नहीं है सोचना, हमारा काम है फैक्ट्स को स्टेट करना कि जो गलत है गलत को बोलना। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जो राहुल गांधी का आपने इंटरव्यू लिया था चुनाव के दौरान, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग आपको देखते हैं वो देखना चाहते थे कि भाई राहुल गांधी का इंटरव्यू जो आप ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत थी? नहीं, इंटरव्यू बढ़िया था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो सवालों के घेरे और जो एक एग्रेशन हम आपका देखते हैं हमेशा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि और थोड़ा सा होना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि वो फर्स्ट क्लास इंटरव्यू था। एग्रेशन क्यों चाहिए आपको हर समय? हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास इंटरव्यू था। ऐसा कोई सवाल नहीं था जो 20 मिनट में उनसे नहीं पूछा जा सकता था। अब 20 मिनट के बाद बहुत सारे सवाल रह गए। ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछ पाया, 20 मिनट से और ज़्यादा समय मिलता तो और पूछता मैं, पर ऐसा नहीं था कि उनको छूट मिली। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा जब आप मोदी जी का इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन का लीडर हैं। आप ये समझिए, वो प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, इंटरव्यू कराते हैं तो फिल्म एक्टर से कराते हैं। नहीं लिखी उनको कि मेरे को सवाल के जवाब तो दीजिए, पत्रकार। ये काम मेरा नहीं है। मैं अनुमति मांगी थी मैंने कि मुझे भी इंटरव्यू दीजिए, तो नहीं दिया उन्होंने। ये क्या है, कोई पत्रचार उनसे करूँगा? बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी, उन्होंने जवाब थोड़ी दिया। कोई आइडियाज़ भी नहीं लेते आपसे? हमसे क्यों आइडिया लेंगे? वो पत्रकार के पास तो होते हैं ना कि ज़मीनी स्तर पर किस तरह से इंटरव्यू नहीं देते, मुझसे क्यों आइडिया लेंगे? मुझसे क्यों आइडिया लेंगे? वो एक बना दिया गया है, पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। एक नेता जब इस तरह से झूठ बोले तो किसी को सामने खड़ा होकर सच बोल देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अभी भी सीए को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। ऐसी कोई बात नहीं है, लोग सब समझ रहे हैं, प्रोटेस्ट करने वाले भी समझ रहे हैं। ये वो तो पहले भी कहते रहे हैं, कौन आदमी कह रहा है इसका तो पता नहीं। वो तो पार्लियामेंट में जाके खड़ा होकर बोल के गए कि हम एनआरसी लेके आ रहे हैं इसी सदन में। जो पार्लियामेंट में बोला है, क्या उसको उसने वापस ले लिया? उस बयान से उन्होंने नहीं लिया है ना। और पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश हो रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री दोनों सदनों में हाजिर नहीं थे, मतदान के समय में भी नहीं थे, उन्होंने चर्चा में भी हिस्सा नहीं लिया।
और उनकी तरफ से अमित शाह बोल रहे थे कि वो एनआरसी कराएंगे, तो वही ऑफिशियल लाइन है कि आप वहाँ पर खड़ा होकर सरकार की जवाबदेही और सरकार की तरफ से विपक्ष और सारी जनता को बता रहे थे। जब तक वहाँ से नहीं बदलाव होता तब तक नहीं माना जाना चाहिए किसी बयान का। बयान तो रोज़ दे रहा है और ये कहना कि लोग नहीं समझें, कमाल की बात है। तो आप फिर क्यों 1000 रैलियाँ कर रहे हैं? आप ऐसा तो पहली बार हुआ है कि सरकार कोई कानून लेकर फिर गई है जनता को समझाने के लिए कि हम 1000 रैलियाँ करेंगे लोगों को समझाने के लिए। आप क्यों रैलियाँ कर रहे हैं? लेकिन उसमें तो उन्होंने बोला ना कि प्रधानमंत्री ने कि वो संयोग नहीं प्रयोग है। हाँ, शाहीन बाग। अब भाई तो मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको किसी कम्युनिटी को लेवल करने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा लोगों को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सोचना चाहिए कि क्या इसे बोलना जायज़ है। मुझे लगता है कि आपका स्वभाव जो है वो काफ़ी शांत किस्म का है, लेकिन जब आप इन मुद्दों के बारे में और इन चर्चाओं पे आते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है पत्रकार का ब्लड प्रेशर ये सारे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा ज़ोर से बोलता हूँ और कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मीठा बोलता हूँ। बात तीखी इसलिए हो जाती है कि उसका कोई जवाब नहीं होता। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक ही हिसाब समझाता हूँ। एक पहलू खान को मारने के लिए 100 हिंदू घरों के लड़कों को आपने दंगाई बना दिया, ठीक है? तो ये हिसाब लोग शांति से सोच लें कि बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे और बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं और जो जामिया में गोली चलाने वाले दोनों बालिग नाबालिग जो भी नौजवान हैं वो उनके हाथ में पिस्तौल थमाई जा रही। तो राजनीति ने ये काम पहली बार नहीं किया है, पहले भी किया है। तो इसलिए इसको समझाने के लिए कहीं से ऑक्सफोर्ड से पास होने की ज़रूरत नहीं है। पर ये समझना चाहिए कि जिन कस्बों से ये लड़के आ रहे हैं उन कस्बों में आपने एक कॉलेज तक नहीं खोला, पढ़ाई की एक अच्छी व्यवस्था तक नहीं दी, और आप उनके नाम पर आप वो एक धर्म के का सनक आप उनके ऊपर सवार करा रहे हैं कि यही राष्ट्रवाद है। तो लोगों को समझ में आएगा विनीता जी, ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा। वो वोट चाहे जिसको देते रहें, पर उनको पता है कि ये वो जो चीज़ें हवा जो गर्म की गई है वो किसी के हक़ में नहीं है, और इसका ज़्यादा नुकसान मेजॉरिटी कम्युनिटी को होने वाला है, क्योंकि वहीं से इस फैक्ट्री के लड़के तैयार किए जाएंगे जो शाहीन बाग में जाके डंडा चलाएंगे, गोली चलाएंगे, हमारे आपके घरों के लड़के। तो मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ ज़्यादा कि अगर आपको नहीं सहानुभूति है तो इन 100 लोगों का सोचिए कि यही वो 100 लोग थे जिन्होंने यूपी के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी। और आपके भीतर इस तरह से मीडिया ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस तरह से बदलाव कर दिया है कि बैलेंस के नाम पर आपको ना तो सुबोध कुमार सिंह के परिवार से हमदर्दी है, ना पहलू खान के परिवार से हमदर्दी है। हमदर्दी आपकी शिफ्ट हो गई है कि जो भीड़ बनकर मार रहा था उसके कारणों से अब आप उसको सही ठहराने लगी हैं, या मन ही मन कहने लगी हैं कि इतना तो होता है, इतना तो चलता है, ये तो हमेशा से होता आया है। तो बहुत सारे लोगों को हम देखते रहते हैं, तो समय ज़्यादा हो गया। हाँ, कहीं ये तस्वीर वो तो नहीं है जैसे कि कश्मीर को लेकर के हम हमेशा कहते रहे कि वहाँ पर उनके बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं और अंदर इस तरह वैसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति अच्छा नहीं है। मीडिया का काम है कि समाज में रीज़न डिबेट को प्रमोट करें, तार्किकता के साथ, स्थिरता के साथ। ये मीडिया का काम है। मीडिया के फेवर में तो लोगों को समझना चाहिए कि ये उनके खिलाफ बात हो रही है। और भारत के मीडिया ने किसानों की बात नहीं की, नौजवान नौकरी के लिए सड़क पर आते हैं उनकी बात नहीं करता है। तो नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा होगा उनको बात, आज नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आएगा। उनकी माओं को नहीं समझ में आ रहा है कि उनके बेटे जब नौकरियों के लिए आंदोलन करते हैं तब तो कोई टीवी वाला नहीं दिखाता है। तो सिर्फ धर्म को लेके ही लोगों से आप हमदर्दी रखते हैं। आप इसलिए रखते हैं कि इसमें एक क्षमता है कि इसके नाम पे आप भीड़ में बदल सकते हैं लोगों को। और हुआ ही कि किस तरह से कभी किसी पार्टी के राजनीतिक दल के मन से देश के गद्दारों को गोली मारो का नारा नहीं लगाया गया, मुख्यमंत्री को गद्दार नहीं कहा गया, विपक्ष के नेता को गद्दार नहीं कहा गया। तो इन सब चीज़ों को देखना है कि जो सत्ता में होता है जवाबदेही जिम्मेदारी उसकी ज़्यादा होती है, किसी भी दिन से ज़्यादा होती है, और उसको आप तराजू पे तौल पे आप बैलेंस नहीं कर सकते। खैर, मुझे क्यों इसमें शामिल कर रही हैं, क्योंकि मीडिया तो ख़त्म हो चुका है। ये घोषणा कीजिए कि भारत जैसे महान लोकतंत्र में एक कायदे का मीडिया नहीं है। शर्म आनी चाहिए लोगों को।